नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज से हम यूनिट 6 एक नया यूनिट शुरुआत करने जा रहे हैं। वो है यूनिट 6। यूनिट 6 में है भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में आज का टॉपिक है हमारा कृषि। कृषि का पार्ट 1 है। तो शुरुआत करने से पहले एक बात और बता दूं साथियों, इससे पहले हम यूनिट 10 के बारे में लगभग 14 क्लासों में एमसीक्यू के बारे में बात किए हैं। तो आप हमारे यदि यूनिट 10 का वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल में जाके यूनिट 10 से संबंधित एमसीक्यू देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत में कृषि को समझा जाता है। भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? पहला ऑप्शन जीविकोपार्जन का साधन, दूसरा ऑप्शन एक व्यवसाय, तीसरा ऑप्शन एक व्यापार और चौथा ऑप्शन एक उद्योग। कमेंट करके बताइए कि भारत में कृषि को क्या समझा जाता है। देखिए साथियों, भारत में कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। जी हाँ, भारत में कृषि को क्या समझा जाता है? जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। आप देखते हैं भारत क्या है? एक कृषि प्रधान देश है। भारत क्या है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। कुल जनसंख्या का दोस्तों कुल जनसंख्या का 60% लोग किस पे निर्भर हैं? किस पर? कृषि पर। मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें कुल जनसंख्या के 60% लोग किस पर निर्भर हैं? कृषि पर। और कृषि क्षेत्र जितनी भी है, कृषि क्षेत्र की 55% भाग वर्षा पर निर्भर है। किस पर? वर्षा पर। और बाकी क्षेत्र पर क्या? सिंचाई के माध्यम से। अब 55% क्षेत्र साथियों कृषि पर वर्षा पर निर्भर है। इसके कारण कभी वर्षा अच्छी हुई, कभी कम हुई, तो कभी उपज अच्छा हुआ, कभी नहीं हुआ। तो इस कारण वर्षा पर निर्भर होने के कारण कृषि को क्या बोला जाता है? मानसून का जुआ। मानसून का जुआ बोला जाता है। किसे? कृषि को बोला जाता है। और जानते हैं इसके बारे में, प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब थी दोस्तों? तो 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुआ था। इसका मॉडल क्या था? मॉडल हेराल्ड डामर मॉडल। मॉडल क्या था प्रथम पंचवर्षीय योजना का? हेराल्ड डामर मॉडल था। इसमें कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। देखिए क्या क्या देख लिए। भारत जीविकोपार्जन का साधन है। कृषि को जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी कुल जनसंख्या का 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। और साथियों 55% लोग, जो 55% भूभाग है कृषि का, वो केवल वर्षा पर निर्भर है। यदि वर्षा हुआ ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। तो उसके कारण वर्षा पर निर्भर होने के कारण क्या बोला जाता है? मानसून का जुआ बोला जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 में हेराल्ड डामर मॉडल था उसका, तो उसे कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी पहली पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और एक बार जीडीपी में इसका योगदान, जीडीपी में योगदान साथियों 2023-24 के अकॉर्डिंग जीडीपी में इसका योगदान 17.7% है। कितना है? 17.7% इसका जीडीपी में योगदान है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? जी हाँ, पहला ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन, दूसरा है एस. अय्यप्पन, तीसरा है के.बी. थॉमस, चौथा है एम.एस. रंधावा। तो भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा?
आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो साथियों, भारतीय कृषि का इतिहास MS रंधावा ने लिखा है और साथियों MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोला जाता है। किसका? हरित क्रांति का जनक। कहाँ साथियों? भारत में। विश्व में कौन है? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। जी हाँ, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को बोल हैं और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। ये रहा आपका अगला प्रश्न। सागरीय कृषि में आपका क्या अभिप्राय है? सागरीय कृषि से क्या अभिप्राय है? पहला, यह मत्स्य पालन की एक विशिष्ट शाखा है। यह एक सागरीय पौधों एवं जंतुओं की कृषि से संबंध है। तीसरा, यह उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार से प्रभावित है। उपरोक्त सभी क्या होगा? सागरीय कृषि से क्या अभिप्राय है ये बताइए। तो साथियों देखते हैं सागरीय कृषि से क्या। तो सागरीय कृषि दोस्तों मत्स्य पालन की एक विशिष्ट शाखा है। सागर है, वहाँ मछली के पालन होगा ही, ये तो सही है। दूसरा देखते हैं सागरीय पौधों एवं जंतुओं की कृषि से संबंध है, ये भी सही है। तीसरे ऑप्शन की बात करें, यह उन जल स्थानों से संबंधित है जो ज्वार से प्रभावित है, ये भी सही है। अर्थात उपरोक्त सभी आपका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है झूम क्या है? झूम क्या है? पहला ऑप्शन एक प्रकार का लोक नृत्य है। दूसरा ऑप्शन एक नदी का नाम है। तीसरा ऑप्शन पूर्वोत्तर की एक जनजाति है। चौथा ऑप्शन कृषि की एक पद्धति है। कमेंट कीजिए झूम क्या है। तो साथियों आइए देखते हैं झूम क्या है। तो झूम एक कृषि की पद्धति है। झूम क्या है? एक कृषि की पद्धति है। ये पारंपरिक पद्धति, इसके बारे में आज देखते हैं। पारंपरिक पद्धति है पहला। दूसरा देखते हैं इसके बारे में, यह उत्तर पूर्वी भारत, बांग्लादेश आदि जगह यह प्रचलित है। आदि जगह ये क्या है? प्रचलित है। प्रक्रिया क्या है दोस्तों? इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं। प्रक्रिया में क्या क्या होती है? इसमें जंगल की कटाई की जाती है। फिर क्या किया जाता है साथियों? उनको जलाए, जो अवशिष्ट है उनको जलाया जाता है। फिर क्या किया जाता है? बुवाई किया जाता है और स्थानांतरण। ये सब क्या है? इसकी प्रक्रिया से संबंधित है। किसकी? झूम कृषि से। झूम कृषि क्या है? एक कृषि की पद्धति है जो कि उत्तर पूर्वी भारत में, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल इधर ये प्रचलित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों इसी के साथ। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला ऑप्शन प्रथम, द्वितीय, तीसरा तृतीय, चौथा चतुर्थ। तो विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? कमेंट करके बताइए साथियों। तो साथियों विश्व में धान उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। प्रथम स्थान पर कौन है? प्रथम स्थान पर है आपका चीन। क्या है? प्रथम स्थान पर चीन है। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर भारत में क्या किया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल उगाया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। सुनहरे चावल,
सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है? दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक एवं उपभोक्ता कौन सा देश? पहला यूएसए, चीन, इंग्लैंड, भारत। कौन है दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो साथियों, निम्नलिखित में से उत्पादकता तो कौन सा है? उत्पादक और उपभोक्ता दोनों के मामले में भारत है। कौन है दोस्तों? भारत है। भारत में ये हो गया। राज्यों के हिसाब से देखिए, राज्य में दलहन, राज्य में उत्पादन हेतु दलहन, तो सबसे पहले राज्य है मध्य प्रदेश। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद आपका आएगा महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आएगा दलहन में राजस्थान। जी हाँ, पहले मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और फिर राजस्थान है। ये कुल दलहन उत्पादन में है। साथियों, खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो, कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात किया जाए तो पहले उत्तर प्रदेश आएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आएगा, और साथियों फिर आएगा आपका पंजाब। क्या आएगा? पंजाब आए। तिलहन उत्पादन, तिलहन उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य है आपका राजस्थान, फिर आएगा मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है आपका गुजरात। ये किससे उत्पादन हो गया? तिलहन उत्पादन में। और मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन की बात करें, पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान, और साथियों तीसरे स्थान पर है गुजरात। इसके बाद आप बात कर लेते हैं दोस्तों मोटे अनाज के बारे में। मोटे अनाज, मोटे अनाज के उत्पादन में देखा जाए तो राजस्थान पहले स्थान पर, फिर कर्नाटक, और साथियों फिर मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए क्या क्या देख ली। दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता कौन सा है? भारत है। भारत में हम देख लिए कुल दलहन राज्य के हिसाब से सर्वाधिक दलहन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। तिलहन में राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। मसाला उत्पादन में देखें तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे स्थान पर और गुजरात तीसरे स्थान। मोटे अनाज पे राजस्थान पहले में, कर्नाटक दूसरे में और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर। मध्य प्रदेश के स्थान आप लोग विशेष करके देख लीजिएगा, पीएससी में पूछ सकता है कि किस उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। जैसे मोटे अनाज में पूछेगा तो तीसरे नंबर, तिलहन, मसाला और खाद्यान्न में पूछेगा तो दूसरे नंबर दोस्तों, नहीं, खाद्यान्न और तिलहन में पूछेगा दूसरा, और मसाला और दलहन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। जल्दी से बताइए कौन है? तो साथियों, भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन से राज्य आता है? तो आपका आएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आएगा? तो पंजाब आएगा। ये तो भारत में। विश्व में कौन सा है पहला स्थान? तो विश्व में चीन पहले स्थान पर है। चीन क्या है? पहले स्थान पर। और बात करें गेहूं के बारे में
तो भारतीय गेहूं अनुसंधान केंद्र, भारतीय अनुसंधान केंद्र गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है साथियों? तो करनाल हरियाणा। हरियाणा में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश में अनुसंधान केंद्र कहाँ है मध्य प्रदेश में? पावरखेड़ा, होशंगाबाद। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है? पहला ऑप्शन महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन हरियाणा पंजाब, चौथा ऑप्शन हरियाणा। क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताइए साथियों कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों आपका सही आंसर होगा गुजरात। जी हाँ, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, कौन सा है दोस्तों? गुजरात कपास उत्पादन में। गुजरात के बाद कौन सा आएगा? महाराष्ट्र। और साथियों महाराष्ट्र के बाद आएगा आपका तेलंगाना। क्या आएगा? तेलंगाना। राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका है नागपुर। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र, अनुसंधान संस्थान या फिर केंद्र, ये आपका कहाँ है? खरगोन में। और दोस्तों कपास की जो प्रजाति हैं, प्रजाति की बात करें कपास के तो श्यामली, सुवेन, महालक्ष्मी और जयलक्ष्मी, ये क्या है दोस्तों? इसके प्रजाति हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा तमिलनाडु, चौथा पश्चिम बंगाल। जल्दी से कमेंट कीजिए कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? साथियों देखते हैं भारत में क्या बोला, पटसन उत्पादक राज्य। तो पटसन उत्पादक राज्य में आपका सबसे नंबर में है, आपका ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल में पटसन का सर्वाधिक उत्पादक होता है। दूसरे नंबर पे आपका आएगा असम। दूसरे नंबर पे क्या आएगा दोस्तों? बिहार। चेंज हो चुका है। दूसरे नंबर पे क्या आएगा? बिहार। और तीसरे नंबर पे असम। ये पटसन अर्थात जूट उत्पादक राज्य है दोस्तों। और इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ है? अनुसंधान संस्थान या केंद्र, तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। गन्ना का देख लेते हैं, गन्ना उत्पादक राज्य कौन कौन सा है? सबसे पहला स्थान है गन्ना उत्पादक में उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश। दूसरे स्थान पर है साथियों आपका महाराष्ट्र। और तीसरे स्थान पर है कर्नाटक। आगे बात करते हैं सूरजमुखी। सूरजमुखी में सर्वाधिक उत्पादन राज्य है कर्नाटक।
दूसरे स्थान पर है हरियाणा और तीसरे स्थान पर उड़ीसा। ये किस पे हो गए? सूरजमुखी उत्पादन। चना उत्पादन तो मध्य प्रदेश क्या है? पहले स्थान पर। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर है राजस्थान। आगे बात करते हैं सरसों। सरसों उत्पादन की बात करें, सरसों उत्पादन की बात करें साथियों, पहले स्थान पर राजस्थान, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश और साथियों तीसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। कितने पे? मध्य प्रदेश। तो देखिए क्या क्या देखें, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य क्या है? पश्चिम बंगाल है। दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम है। अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पश्चिम बंगाल। गन्ना सर्वाधिक उत्पादक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। सूरजमुखी के देखें तो कर्नाटक, हरियाणा, उड़ीसा। चना में देखें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। और सरसों की बात करें तो पहले राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश और फिर मध्य प्रदेश। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 25%, तीसरा ऑप्शन है 10% और चौथा ऑप्शन है 15%। जल्दी से बताइए कि विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? 10% है। जी हाँ, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान कितना है? 10%। फल उत्पादन किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये बागवानी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? बागवानी के अंतर्गत। आगे बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 में हुआ है। कब हुआ? 1984 में। मुख्यालय पूछ सकता है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा। कहाँ? गुरुग्राम, हरियाणा में। ये तो हो गया राष्ट्रीय। केंद्रीय बोर्ड की बात करें, केंद्रीय बागवानी संस्थान, इसकी स्थापना साथियों 27 मार्च 2006 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसके मुख्यालय की बात करें तो ये है मेजिफेमा, नागालैंड। ठीक है, क्या क्या देख लिए? विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान 10% है। यह बागवानी के अंतर्गत आता है। फल के अलावा कौन कौन से आता है बागवानी के अंदर? सब्जी भी बागवानी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। आगे बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में। केंद्रीय बागवानी संस्थान, इसकी स्थापना 27 मार्च 2006 में हुआ, जिसका मुख्यालय है मेजिफेमा, नागालैंड में है। आइए इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। मतलब हरित क्रांति की सफलता किस पर निर्भर है? पहला ऑप्शन बीजों की उच्च पैदावार में, दूसरा ऑप्शन पर्याप्त सिंचाई सुविधा में, तीसरा ऑप्शन रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक में, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। कमेंट करिए कि हरित क्रांति किसके कारण आगे बढ़ेगी, मतलब किस पर निर्भर रहेंगे तो वो सफलता प्राप्त करेगी। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों आपका सही आंसर होगा पर्याप्त सिंचाई सुविधा। जी हाँ, पर्याप्त सिंचाई सुविधा रहेगी
तब क्या होगा, हरित क्रांति आगे बढ़ेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए? सर्वाधिक लाभ किस किस राज्य को हुए साथियों, ये बताइए। आपको तो पता ही होगा कि हरित क्रांति पूरे भारत पे नहीं, कुछ चुनिंदा राज्यों पे ही लाभ पहुंचाया है और कुछ चुनिंदा फसलों पे। तो अपन यहाँ पे अभी राज्य के बारे में बात करेंगे, फिर धीरे धीरे फसल के बारे में भी बात करेंगे, किस किस फसल को लाभ पहुंचाया और किस किस राज्य को। तो पहला ऑप्शन है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तीसरा ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बोला है, ना कि पूरा उत्तर प्रदेश। चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। जल्दी से कमेंट कीजिए कि हरित क्रांति कौन से राज्य को सर्वाधिक लाभान्वित किया। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लाभान्वित किया। फसल की बात करें दोस्तों, तो फसल में दो ही फसलें थे, एक तो धान की फसल और दूसरा गेहूं। धान और गेहूं में सर्वाधिक लाभान्वित भी कौन सा हुआ? गेहूं हुआ। सर्वाधिक कौन सा हुआ दोस्तों? गेहूं हुआ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक थे। मतलब जो उन्नत बीज प्रयोग हुआ उसके लिए क्या आवश्यक था? पहला ऑप्शन कम उर्वरक तथा कम पानी। दूसरा ऑप्शन अधिक उर्वरक तथा कम पानी। तीसरा ऑप्शन कम उर्वरक तथा अधिक पानी। चौथा ऑप्शन अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। कमेंट कीजिए उन्नत बीजों के लिए क्या आवश्यक थी। तो साथियों, हरित क्रांति के उन्नत बीजों के लिए अधिक उर्वरक और अधिक पानी की आवश्यकता थी। जी हाँ, अभी देखे थे कि अधिक पेयजल चाहिए, तो पानी के साथ साथ अधिक उर्वरक भी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा सफलता न होने के कारण, हरित क्रांति पूरी तरह सफल न होने के कारण दोस्तों, केवल और केवल रासायनिक उर्वरक था। किसी के पास संसाधन उपलब्ध था, ठीक है, इकोनॉमिक्स अच्छी थी, उनकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, तो वो क्या कर पाए? अच्छे खाद कर पाए। किसी के पास नहीं थी, इसलिए वो छोटे किसानों पे नहीं हो पाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति जब आरंभ हुई। जी हाँ, भारत में जब हरित क्रांति आरंभ हुई तो निम्नलिखित में से कौन इससे संबंधित नहीं था? मतलब हरित क्रांति से कौन संबंधित नहीं थे? पहला ऑप्शन है एम.एस. स्वामीनाथन। दूसरा ऑप्शन है सी सुब्रमण्यम। तीसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। चौथा ऑप्शन है दोस्तों रफ़ी अहमद किदवई। किनका संबंध हरित क्रांति से नहीं है जब वह प्रारंभ हुआ शुरुआत में? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा रफ़ी अहमद किदवई। जी हाँ, इनका संबंध नहीं था। एम.एस. स्वामीनाथन का भी था, श्री सुब्रमण्यम और इंदिरा गांधी, इन सभी का तो संबंधित थे हरित क्रांति से, लेकिन रफ़ी अहमद किदवई हरित क्रांति से संबंधित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो ये रहा साथियों आपका अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 7वें दशक में के अंतिम दौर, 20वीं शताब्दी के 7वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। पहला, हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती। दूसरा, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। तीसरा, उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। और चौथा ऑप्शन है बीज उर्वरक जल तकनीकी। जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। तो साथियों, आपका सही आंसर होगा बीज उर्वरक जल तकनीकी। जी हाँ, बीज उर्वरक जल तकनीकी आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। तो ये रहा आपका अगला प्रश्न। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है।
कृषि उत्पादों की मांग किस पे पाई जाती है? लचीला, मतलब कृषि उत्पादों में मांग में पाई जाती है। पहला लचीला है, दूसरा शून्य लचीला, तीसरा लोकहीन मांग, चौथा अत्यंत लचीला। क्या होगा आपका सही आंसर? कमेंट करके बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर होगा लोकहीन मांग, लोचहीन मांग। जी हाँ दोस्तों, इसमें ऐसी मांग करते हैं कि जिसकी मांग बढ़ने पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, मांग बढ़ने पर कोई प्रभाव नहीं होता, इस चीज पे ये मांग करते हैं, नहीं होता। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समग्र जीवीए में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितनी है? जल्दी से बताइए कि कृषि क्षेत्र में भागीदारी कितनी? वित्तीय वर्ष 2023-24 के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? 2023-24 के संदर्भ में। पहला ऑप्शन 2024%, दूसरा ये बी है दोस्तों, ये गलत हो गया, बी ऑप्शन है 17.7%, तीसरा है 27.6%, चौथा है 25%। वित्तीय वर्ष में कृषि की भागीदारी जीडीपी में कितनी है? हमने ये शायद ही पहले प्रश्न में ही पढ़े हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है, किसमें? जीडीपी पे। आप बताइए कि जीडीपी पे कितना योगदान है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 17.7%। जी हाँ, 17.7% का योगदान किस पे है? जीडीपी पे, कृषि क्षेत्र से। 27.6% ये होगा दोस्तों, इसका योगदान किस में है? उद्योग में। या फिर उद्योग में कितना बोला जाए? 27.6% योगदान उद्योग क्षेत्र में है, मतलब उद्योग क्षेत्र का किस में है? जीडीपी में। और सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान सर्वाधिक है साथियों। कितना है? 54.7%। तो पूछा जाएगा कि भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है साथियों? सेवा क्षेत्र का। फिर दूसरे नंबर पे उद्योग का, और तीसरे नंबर में आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र बोला जाए या फिर कृषि क्षेत्र बोला जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? कृषि का महत्व किस योगदान के कारण जाना जाता है? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, दूसरा ऑप्शन औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तीसरा ऑप्शन खाद्यान्न आपूर्ति, चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। किसके कारण इसका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्व समझा जाता है कृषि का? तो साथियों आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। देखते हैं कैसे। राष्ट्रीय आय तथा रोजगार ये तो होता है कृषि से, क्योंकि भैया राष्ट्रीय आय रोजगार सृजन क्यों करता है? क्योंकि प्राथमिक उत्पाद का डायरेक्ट प्रयोग कहाँ होता है? द्वितीयक। अब प्राथमिक उत्पाद का डायरेक्ट ही उपयोग कर सकते हैं। जैसे अपन कोई कृषि से संबंधित है तो उसको किसी विनिर्माण की जरूरत नहीं होती, अपन उसे तुरंत यूज करते हैं। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में क्या करते हैं? विनिर्माण, और तृतीयक में बेचते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार ये तो प्रदान करता है। औद्योगिक विकास या अंतर्राष्ट्रीय विकास, जी हाँ, औद्योगिक विकास मतलब उद्योग का विकास प्राथमिक क्षेत्र पर ही निर्भर है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र से यदि उत्पाद वस्तुएं वो नहीं पाएगा तो औद्योगिक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा। खाद्यान्न की आपूर्ति ये भी प्राथमिक क्षेत्र ही करता है। अर्थात उपरोक्त सभी, मतलब कृषि का महत्व भारतीय अर्थव्यवस्था में सभी में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? पहला ऑप्शन कृषि, दूसरा ऑप्शन उद्योग, तीसरा ऑप्शन सहकारिता और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है?
तो साथियों भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या है आपका? कृषि। क्या होगा? कृषि होगा। क्या है दोस्तों? कृषि, क्योंकि इसका हम सीधा प्रयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? जीडीपी के आधार पर पूछे, किसके आधार पर? जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा स्थान है भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो साथियों जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5वां। तो फर्स्ट की बात करें फर्स्ट में कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। सेकंड की बात करें तो चीन। थर्ड की बात करें साथियों तो जर्मनी है। और फोर्थ स्थान की बात करें तो फोर्थ स्थान में जापान है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या देखें? पूछा जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व में कौन सा स्थान? भारतीय अर्थव्यवस्था का तो कौन सा है? 5वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरा चीन का, तीसरा जर्मनी, चौथा जापान। साथियों एक तो आपको भारत की अर्थव्यवस्था याद ही करनी है कौन सी है, और साथ में पहले और दूसरे का भी याद करना है। पूछ सकता है कि जीडीपी के आधार पर वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था पूछ चुका है, पर यह पूछ सकता है कि जीडीपी में किस देश का क्रम बताइए कि सर्वाधिक योगदान किसका है? तो कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। निम्नांकित में से कौन भारत के सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं करते? सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं करते हैं। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा लाल बहादुर शास्त्री, तीसरा चौधरी चरण सिंह, चौथा अबुल कलाम आज़ाद। कौन सहकारी कृषि विचार का समर्थक नहीं करते हैं ये बताइए। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, चौधरी चरण सिंह ये कृषि के समर्थन नहीं करते। साथियों इसकी जयंती पर क्या मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती में क्या मनाया जाता है बताइए? किसान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? किसान दिवस मनाया। अब मैंने तो बता दी किसान दिवस मनाया जाता है, बट किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। किसान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों ये रहा आपका अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन का प्रारंभ कब हुआ? पहला ऑप्शन है 23 नवंबर 2024, दूसरा ऑप्शन है 23 अक्टूबर 2024, तीसरा ऑप्शन है 25 नवंबर 2024 और चौथा ऑप्शन है 25 दिसंबर 2024। जी हाँ, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन में प्रारंभ कब हुआ ये बताना है आपको। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 25 नवंबर 2024। जी हाँ, 25 नवंबर 2024 को इसका प्रारंभ किया गया है। इसका नोडल मंत्रालय क्या है साथियों? तो नोडल मंत्रालय पढ़ किससे रहे हैं? खेती से। खेती से पढ़ेंगे अर्थात कृषि से संबंधित। तो कृषि एवं, यहाँ पे हल्का दिमाग लगाए, खेती किससे संबंधित? कृषि से। कृषि किससे संबंधित है? किसान से। तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय। नोडल एजेंसी क्या है साथियों, या फिर मंत्रालय बात कर लेते हैं। तो मंत्रालय क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य साथियों इसका प्राकृतिक खेती के कार्य को बढ़ावा देना।
प्राकृतिक खेती के कार्य को बढ़ावा देना, इसका क्या प्रमुख उद्देश्य है। स्टार्ट कब हुआ? 25 नवंबर 2024 के। नोडल मंत्रालय की बात करें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों, ये रहा आपका अगला प्रश्न। ट्रक कृषि संबंधित है। ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से, दूध से, अनाज से, मुर्गी पालन से। जल्दी से बताइए ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो साथियों ट्रक कृषि साग सब्जी से संबंधित है। ट्रक पे क्या भर के लाया जाता है? साग सब्जी ही तो लाया जाता है। आप लोग कभी मंडी जाना, वहाँ पे ट्रकों पे भर के सब्जी आते हैं, ठीक है। तो ट्रक कृषि किससे संबंधित है? साग सब्जी से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कई लोग सोचेंगे भाई ट्रक में क्या लाएंगे, तो कई लोग अनाज से सोचेंगे, कई लोग मुर्गी पालन से। दूध को कोई नहीं सोचे क्योंकि दूध ट्रक में नहीं आता। लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? ट्रक कृषि किससे संबंधित है? तो साग सब्जी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य कौन से? शीर्ष 3 गेहूं उत्पादक राज्य पूछा है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान। और साथियों चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। अभी हमने गेहूं उत्पादक राज्य, गन्ना उत्पादक राज्य, हर चीज़ के बारे में बात कर चुके हैं। आप लोग जल्दी से बताइए कि हमने क्या पढ़ा, कि गेहूं उत्पादक 3 राज्य कौन से हैं। तो साथियों आपका सही होगा आंसर होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। जी हाँ, गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। मैं और नहीं लिख रहा। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो करनाल, हरियाणा में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं साथियों। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? मतलब हम कौन सी कृषि करेंगे जिससे पर्यावरण का संरक्षण में मदद होगा। तो पहला ऑप्शन है अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधा उगाना, शिफ्टिंग खेती या फिर जैविक खेती। क्या होगा दोस्तों? किससे पर्यावरण का संरक्षण होगा? आइए समझते हैं। तो दोस्तों देखिए, यदि अधिक उपज वाली लगाएंगे, क्या करेंगे? अधिक उपज वाली खेती। तो अधिक उपज वाले में किसकी जरूरत होगी दोस्तों? उर्वरक की। उर्वरक, जितनी उर्वरक डालेंगे उतनी क्या होगी? उपज अधिक होगी। मतलब क्या होगा? पर्यावरण दूषित होगा। मतलब पहला ऑप्शन आपका गलत हो। ग्लास हाउस दोस्तों, ग्लास हाउस में पौधा उगाएंगे, इससे भी क्या हो गया? पर्यावरण दूषित। शिफ्टिंग खेती दोस्तों, खेती शिफ्टिंग करेंगे तो यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे तो कहीं पौधे काटेंगे, कहीं कुछ करेंगे, इससे भी क्या होगा? पर्यावरण का संरक्षण नहीं होगा। और जैविक कृषि, जी हाँ, जैविक कृषि से पर्यावरण का संरक्षण हो, क्योंकि जैविक कृषि में क्या होती है? जैविक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। किसका? जैविक पदार्थ, अर्थात गाय का गोबर, ठीक है, और सारे कई प्रकार के पदार्थ यूज करते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों आपका अगला प्रश्न है, जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यकता होती है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है किस फसल में होती है? पहला धान की फसल में, बरसीम की फसल में, गेहूं की फसल में, मूंगफली की फसल में। किसकी फसल में जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? तो साथियों आपका सही आंसर होगा जिप्सम की अधिक मात्रा की आवश्यकता धान में होती है। धान में होने का रीजन क्या है दोस्तों? जिप्सम का प्रयोग क्यों किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग अधिक उपज के लिए किया जाता है। अधिक उपज हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। तथा उत्तम गुणवत्ता, मतलब उनकी
गुणवत्ता के लिए भी क्या किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग। गुणवत्ता हो गया, अधिक उपज हो गया, इन सब के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। साथ ही क्षारीय मृदा को सुधारने हेतु भी क्या किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अम्लीय मृदा में एल्युमिनियम के हानिकारक प्रभाव को कम करने के लिए अम्लीय मृदा में क्या करते हैं, एल्युमिनियम के हानिकारक को बचाने के लिए, एल्युमिनियम के प्रभाव को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों, आपका अगला प्रश्न है, महालक्ष्मी व जयलक्ष्मी किस फसल की प्रमुख किस्में? पढ़ चुके हैं, महालक्ष्मी जयलक्ष्मी किस फसल की किस्में हैं? पहला ऑप्शन सोयाबीन, दूसरा कपास, तीसरा गन्ना, चौथा चावल। किस फसल की किस्में हैं? तो साथियों, आपका सही आंसर होगा कपास। किसका? कपास। अभी पढ़ चुके थे कपास की प्रजाति के बारे में या फिर किस्म के बारे में। ठीक है, सोयाबीन की किस्म की बात करें दोस्तों, तो सोयाबीन की किस्म है PS 1024, समृद्धि, प्रसाद और प्रतिकार। ये किसके हैं दोस्तों? सोयाबीन के हैं। गन्ने की बात करें तो गन्ना का है साथियों बाहुबली, श्रीमुखी, बाहुबली और श्रीमुखी। चावल की बात करें, जी हाँ दोस्तों, चावल की बात करें या फिर धान की, तो धान का क्या है साथियों? महिसुगंधा, अमन, चिन्नौर चावल, शुष्क सम्राट। चिन्नौर चावल कहाँ के एक जिला एक उत्पाद में शामिल है, ये आप लोग कमेंट कर दीजिए। ज्वार की बात कर लें साथियों, ज्वार के क्या है? तो लवकुश, विदिशा 61। और आम की बात करें तो रत्ना, नूरजहां, ये कहाँ है? अलीराजपुर। नूरजहां कहाँ? अलीराजपुर। और सुंदरजा, सुंदरजा कहाँ है दोस्तों? रीवा में। ये हम लोग किस्में की बात करें, और किस्में की बात अगले वीडियो में भी कर सकते हैं साथियों। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न है आपका, एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन वर्ष 1937 में, दूसरा वर्ष 1952 में, तीसरा वर्ष 1957 में, चौथा वर्ष 1965 में। एग मार्क एक्ट कब लागू हुआ भारत में? जल्दी से बताइए साथियों, कब हुआ? तो साथियों, ये हुआ था 1937 में, वर्ष 1937 में हुआ था। क्यों इसका किया गया था? तो उत्पादक की मानक गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए। उत्पादन की क्या की जाती थी? मानक गुणवत्ता निर्धारण। उत्पादन की मानक गुणवत्ता निर्धारण करने के लिए इसका किया गया था। इसे किस वर्ष संशोधित किया गया दोस्तों? संशोधित, तो इसे संशोधित 1986 के तहत किया गया। इसका चिन्ह क्या है? कृषि और खाद्य उत्पाद एक मार्क एक प्रमाण चिन्ह है। ये क्या है? प्रमाण चिन्ह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो साथियों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन या फिर हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। और साथियों, हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे जितने भी वीडियो हों सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त दे सकें। और साथियों, यदि इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है।
और सुबह 8 बजे, मॉर्निंग में 8 बजे करंट अफेयर्स की बहुत ही अच्छी सीरीज़ लाई जा रही है, जिस पे आप जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि वो एग्ज़ाम से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि MPPSC के एग्ज़ाम में 10 नंबर का करंट अफेयर पूछा जा रहा है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।